आप लोगों को हम बताते हैं सर्वांगसम और समरूप यह क्या है। तो सर्वांगसम और समरूप में थोड़ा सा अंतर, पहले नाम पे आते हैं, उसका नाम क्या है सर्वांगसम, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व मतलब सभी, सर्वांग अंग, अंग जैसे आपके हाथ पे है उसी तरह ज्यामितीय आकृति के भी अलग अलग अंग होते हैं, वह अंग। और सम मतलब बड़ा, यानी सभी अंग जो है दो, जो जब भी हम करेंगे तो कंपेरिजन करते हैं, सर्वांगसम हो या समरूप हो तो दो आकृतियों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वहाँ जो है अगर एक आकृति जो है उसके सभी अंग दूसरी आकृति से के बराबर है, चाहे कोण हो या फिर इसकी भुजाएं हो, तो वह दोनों क्या कहलाएगा, सर्वांगसम, है ना। अब दूसरी जो है एक जो ज्यामितीय स्वरूप जिसे हम कहते हैं वह होता है समरूप। वह क्या होता है, समरूप। तो सम, यहाँ भी सम है, सम मतलब बड़ा, रूप, रूप जैसा दिखता है ना। जैसे इंसान सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको कहते हैं कि ये सभी क्या है, इंसान है। आप भी इंसान हो, यह भी इंसान है। ऐसा तो नहीं कि आपको इंसान कहेंगे तो कुछ और कह देंगे, वह नहीं, सभी क्या है आपस में एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा हाथ है, मुँह है, पैर कहते हैं, रूप इसका है। लेकिन ज्यामितीय आकृति में उतना से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ जो है आपको समरूप का मतलब हुआ कि उसका रूप में 2 बातें गौर करना पड़ेगा। एक कोण, तो कोण कैसा, संगत कोण, वह कोण दूसरे के जिस जगह पे है उसके संगत कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। और भुजाओं का अनुपात जो है वह क्या होगा, भी बराबर होगा। अगर ये 2 बातें होती है तो उसको हम समरूप कहते हैं। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ इस पर फोकस करेंगे, यहाँ इस आकृति में, यह देखिए आपके पास 2 अलग अलग कॉपी है ना। अगर यह जो है इस पे हम इसको रखें और यह अगर इसको पूरा ढक लेता, यानी इसको रखने के बाद नीचे क्या है वो पता नहीं चलता, तो पता चल रहा है ना, यह समरूप भी नहीं है, यह ना सर्वांगसम है और ना ही समरूप है, तो यह नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही होता, जैसे ये इसका एक पेज जो है यह इसके दूसरे पेज पर क्या है, रखा हुआ है, तो यहाँ सर्वांगसम, क्योंकि इसके सभी जो आप यहाँ भुजाएं हैं, कोण है, सब क्या है, बराबर है। इसी कारण नीचे जो है हमें पता नहीं है कि इसके नीचे क्या है, नीचे तब पता चलेगा, ऐसे ढका हुआ तो पता नहीं चल रहा। तो यह जो है ये सर्वांगसम, ये क्या है, सर्वांगसम। लेकिन अगर इसका जितना जो है, जितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, उसी के अनुरूप अगर इतना बड़ा हम बना दें बीच में, तो उसके कोण भी इतने रह जाएंगे। यह तो रेक्टेंगुलर है तो 90 डिग्री है, दूसरी आकृति भी हो सकती है, वहाँ अगर उसी के अनुपात में जितनी लंबाई है उसी के अनुपात में उसकी लंबाई और चौड़ाई उसी अनुपात में होगी, तो कहेंगे उसका रूप क्या है, समान है, वह समरूप। तो एक हो गया समरूप और दूसरा क्या हो गया, सर्वांगसम। दूसरा क्या हो गया, सर्वांगसम। अब देखिए यहाँ जैसे अभी हमने तो बताया था ना आपको, कहाँ गया, किसी का हमने बताया था अभी, किस कॉपी में, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप जो है यहाँ 4 आकृतियाँ बनी हुई है। कितनी आकृति बनी हुई है, 4। तो यह आकृति जो है ए बी सी और डी ई एफ 2 आकृतियाँ हैं। तो ए बी सी यह क्या है, ट्रायंगल है, डी ई एफ यह भी क्या है, ट्रायंगल है। और यहाँ देखिए यह जो ए बी भुजा है इसका मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसके जो मतलब इसके संगत जो है, जो भुजाएं हैं, यह क्या है, डी ई, तो यह भुजा कितना है, यह भी 3 सेंटीमीटर। तो इसके सापेक्ष जो भी है नीचे इसका जो बेस है वह भी 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर। तो अगर यह होता इस जगह पे, अगर यहाँ 3 होता, ये 4, ये 5, तो यहाँ 3, तो यह भी 4 और 5 होता, तो भी वह दोनों क्या होता, सर्वांगसम होते। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज को उठा के जब इस पर हम रख देंगे तो बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, जरा सा भी नहीं बचेगा। तो जिस आकृति, 2 आकृति को उठाने के बाद वह आकृति एकदम पूरा उसको आच्छादित कर दे तो वह सर्वांगसम होता। वह क्या होता है, सर्वांगसम। लेकिन अब यहाँ देखो 2 अलग आकृति है, एक है MNO और यहाँ क्या है, PQR। यह दोनों भी ट्रायंगल है, लेकिन एक तो देखने से भी लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अब यहाँ देखिए
इसके जो संगत कोण है यह कोण कितना है, ये n जो है यह किसके बराबर है, यहाँ q के बराबर, ये O किसके बराबर है, R के बराबर है, M किसके बराबर है, P के बराबर। तो ये इसके संगत कोण अगर बराबर हो और जो इसकी भुजाएं हैं ये 6 सेंटीमीटर, ये आधा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये कितना 1.5 मतलब 1.5 तो कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर जो है, और इधर जो है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए रेशियो क्या है, रेशियो उसका बिल्कुल मिल रहा है। तो यह इस तरह की जो आकृति होती है इसे हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, समरूप। यह त्रिभुज के साथ ही नहीं होगा, यह चतुर्भुज के साथ भी होगा, यह सर्कल के साथ भी हो सकता है ना। तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन होगा, इस सर्कल के लिए तो बस एक ही कंडीशन, उसका रेडियस जो है, रेडियस उसके रेशियो में हो, है ना। तो उसका रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो है, क्योंकि सर्कल में इस तरह की तो भुजाएं तो होती नहीं है, तो सर्कल तो रेडियस जितना भी रहेगा उसका रूप क्या होगा, एक समान ही होगा, सर्कल ही होगा वो, है ना। उसमें तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है ना, सर्कल कभी टेढ़ा तो होगा नहीं कि इधर मोड़ देंगे, जैसे ट्रायंगल में अगर अधिक कोण रहता है तो ऐसा हो जाएगा, न्यूनतम अलग होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी कारण सर्कल में बस रेडियस उसका है तो अपने आप उस सर्कुलर उसका एक समान ही शेप होगा। जितने भी सर्कल होते हैं वो सभी समरूप ही होंगे। अगर जो जैसे आपको आयत या वर्ग, वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज में हुआ उसी तरीके से वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, वो सर्वांग सम होते हैं। सभी एक सम, अगर भुजा बराबर है तो वो दोनों वर्ग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर किसी वाले जो है एक वर्ग है ना, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरा जो 1 ही सेंटीमीटर वाला है, तो फिर भी उसका रेशियो क्या होगा, वही होगा। तो वह भी दोनों आपस में समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा, वह दोनों आपस में क्या होगा, समरूप। इसी कारण एक वर्ग दूसरे का क्या होगा, रूप वही है, रूप वही रहेगा, लेकिन जो है वह सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि अलग उसकी भुजाएं क्या होगी, अलग अलग। तो अब आया समझ में, सर्वांग सम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं। तो आपको 10th क्लास में समरूप पढ़ने के लिए पूछता क्वेश्चन पूछता है।